एक पेशी डायफ्राम जो मानव नेत्र में जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। एक पेशी डायफ्राम जो मानव नेत्र में जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो वो है परितारिका। तो ये नेत्र का जो है डायग्राम है, इसे देखते हैं। कॉर्निया, ये कॉर्निया। तो नेत्रदान में जो है आंखों के कॉर्निया भाग का जो है दान करा जाता है। और इधर देखो तो ये परितारिका, ये वाला भाग परितारिका है। और कॉर्निया के पीछे परितारिका होती है, जो काले रंग की जो है पेशियों का जो है समुच्चय होती है। यह जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है कौन? परितारिका, जो कि कहाँ पर होती है? कॉर्निया के पीछे। और जब प्रकाश जो है अत्यधिक चमकीला होता है, तब जो है पुतली बहुत छोटी बन जाती है। यह है पुतली। नेत्रोद और क्रिस्टलीय लेंस। तो क्रिस्टल लेंस जो है केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को दृष्टिपटल पर फोकसित करने के लिए जो है आवश्यक फोकस दूरी में जो उत्कृष्ट जो है समायोजन करता है। तो जो क्रिस्टलीय लेंस क्या करता है, तो ये विभिन्न वस्तुओं को जो है दृष्टिपटल पर फोकसित करने के लिए जो है आवश्यक फोकस दूरी में उत्कृष्ट जो है समायोजन करता है। फोकस दूरी में समायोजन करता है ये पक्षाभिपेशियाँ, रक्तपटल, और यह है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल देख रहे हो, क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं को दृष्टिपटल पर जो है फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में उत्कृष्ट समायोजन करता है। और यह है दृक तंत्रिका, ये रेटिना, अंधबिंदु और पाचाप द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति निम्नलिखित में से क्या नहीं कर पाता? तो ये जो है दूरी की वस्तुओं को साफ देख पाना। तो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति जो है ये दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना ये नहीं कर पाता, मतलब दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता मायोपिया में। नेक्स्ट देखें, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को जो है यह भी कहा जाता है, तो यह है मायोपिया दूरदृष्टि दोष। तो मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष में जो है दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु जो है निकट की वस्तु जो है साफ जो है दिखाई नहीं देती। इस दोष को जो है उत्तल लेंस की सहायता से जो है दूर करा जा सकता है। नेक्स्ट देखें, मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें बभ्रू, नीली या काली होंगी। तो वह रंजक जो है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है रक्त पटल में। रक्त पटल या कोरोएड कोमल संयोजक ऊतक का बना अपेक्षाकृत जो है पतला मध्य स्तर होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का एक घना जाल, कुछ तंतु और अनेक रंगायुक्त जो है शाखान्वित कोशिकाएं होती है। रंग पदार्थ काला, भूरा या नीला मिलेनिन होता है, जिसमें यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होंगी। तो रक्त पटल या कोरोइड के द्वारा जो है किसी व्यक्ति की आंखें काली कौन से कलर की होंगी ये पता चलता है। सबसे अधिक अपवर्तांक वाला आंख का अंक है, तो सबसे अधिक अपवर्तांक वाला आंख का अंग तो यह है लेंस।
तो लेंस जो है ये सबसे अधिक अपवर्तांक वाला जो है आँख का अंग है लेंस। लेंस जो है आइरिस के भीतर की ओर नेत्र गोलक की गुहा में एक बड़ी सी रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टलिन नामक प्रोटीन की बनी हुई लचीली संरचना होती है। आकृति में ये जो है उभयोत्तल होता है और आयु बढ़ने के साथ जो है चपटा एवं भूरा हो जाता है और इसमें जो है बहुत ही अपारदर्शी हो जाने से जो है दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे जो है मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट, किस रोग से जो है द्विअवतल लेंसों का जो उपयोग किया जाता है वो कौन सा नेत्र का रोग है जिसमें बायकॉन्केव जो है लेंस का उपयोग करा जाता है? तो यह है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष जिसमें जो है द्विअवतल बायकॉन्केव जो है लेंस का जो है उपयोग करा जाता है। आँख के रोग एक दृष्टि में देखें तो निकट दृष्टि दोष जिसे बोला जाता है मायोपिया। इसके रोगी को जो है निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष जिसे बोला जाता है हाइपर मेट्रोपिया। इसमें जो है रोगी को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तु जो है अस्पष्ट दिखाई देती हैं। उपचार, निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का जो है उपयोग करा जाता है। निकट में अवतल और दूर में उत्तल। नेक्स्ट देखें जरा दृष्टि दोष। इसमें जो है वृद्धावस्था में जो है मांसपेशियां जो है लचीले होने से रोगी को जो है मांसपेशियों के लचीले होने से जो है रोगी को दूर और पास की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और उपचार देखें तो इसमें द्विफोकसी लेंस जिसमें नीचे ही तरफ उत्तल और ऊपर की ओर जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग करा जाता है। नीचे उत्तल, ऊपर अवतल। नेक्स्ट देखें वर्णांधता। तो यह जो है एक आनुवांशिक बीमारी है और मनुष्य की दृष्टि जो है सामान्य रहती है लेकिन वह जो है रंगों जिसमें हरा और लाल इनों में जो है भेद नहीं कर पाता, रेड एंड ग्रीन। नेक्स्ट देखें रक्तोंधी। तो इसमें जो है रात को दिखाई नहीं देता। ग्लूकोमा, आँख के जो लेंस में जो है द्रव्य का प्रवाह जो रुकना, आँख के लेंस में द्रव्य का प्रवाह रुकना, आँख में सूजन आना, प्रकाशीय तंत्रिका का जो है नष्ट होना आदि इस रोग के लक्षण है और इसमें व्यक्ति के जो है अंधा होने का डर जो है बना रहता है। देखें मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यह है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग यह होता है यकृत, लिवर। यह जो 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा तथा इसका जो वेट होता है वो होता है लगभग 1.5 kg। 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है यकृत और इसका जो भार होता है वो 1.5 किलो होता है। और इसके प्रभाव कार्य देखें तो प्रमुख कार्य हैं पित्त का स्त्रावण करना, यूरिया का संश्लेषण करना और विषैले पदार्थों से जो है विषहरण करना और विटामिनों का जो है संश्लेषण करना, जो है इसका इत्यादि जो है इसके कार्य होते हैं यकृत के, लिवर के। तो पित्त का स्त्रावण, यूरिया से संश्लेषण, विषैले पदार्थों से जो है विषहरण और विटामिनों का जो है संश्लेषण। नेक्स्ट देखें मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक जो है कड़ुआहट की जो है संवेदना सीमित रहती है? तो मनुष्य की जीभ का वह कौन सा क्षेत्र है जहां तक जो है कड़ुआहट की संवेदना सीमित रहती है? तो यह है पिछला भाग। डिटेल देखें तो मनुष्य की जीभ के पिछले पश्च भाग में जो है कड़ुआहट, बिटरनेस की संवेदना होती है, जबकि जो है जीभ के अग्र भाग में मीठा। तो अग्र में मीठा, सबसे पीछे देखें तो कड़वा
और पार्श्व किनारों पर जो है खट्टा, पीछे के किनारों पर खट्टा और आगे के अग्र छोर पर और किनारों पर जो नमकीन स्वाद जो है ये होता है। तो सबसे पीछे कड़वा है, सबसे आगे जो है वो मीठा है, पीछे ही तरफ किनारों पर दोनों तरफ तो वहाँ पे खट्टा स्वाद आता है और अग्र छोर और किनारों पर जो नमकीन स्वाद आता है। तो अग्र छोर और किनारों पर नमकीन और पीछे के किनारों पर खट्टा, आगे मीठा और पीछे कड़वा स्वाद आता है। नेक्स्ट देखें एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? एपिग्लोटिस ये जो है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से जो है रोकता है। तो एपिग्लोटिक्स इसका प्रमुख कार्य है भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। एपिग्लोटिक्स वायु के अंदर लेने को क्या कहते हैं? तो वायु का अंदर लेना निश्वसन कहलाता है। निश्वसन या इंस्पिरेशन में जो है वायु ग्रहण करी जाती है और बाहरी वायु जो है फेफड़ों में भरती है तथा उच्च श्वसन में जो है एक्सपायरेशन के अंदर जो है फेफड़ों से वायु जो है बाहर निकलती है। निश्वसन में अंदर लेते हैं और उच्च श्वसन में जो है बाहर फेंकते हैं। निश्वसन में जो है डायफ्राम की पेशियों में जो है शीतलन होने के कारण जो है फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ जाता है, फलतः वायु श्वसन क्रिया द्वारा जो है बाहर आ जाती है। मानव द्वारा सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड में निश्वसन और 3 सेकंड में जो उच्च श्वसन में जो पूरी होती है। तो टोटल जो है 5 सेकंड का टाइम लेते हैं एक साइकिल पूरा करने में। 2 सेकंड में निश्वसन होता है, 3 सेकंड में उच्च श्वसन होता है, टोटल 5 सेकंड लग जाते हैं। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र जो है कई अंगों से बना होता है। इन अंगों में जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है फेफड़ा या फुसफुस होता है, जहाँ जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन के 2 प्रकार वायु श्वसन, O2 की उपस्थिति और 38 एटीपी बनते हैं। और अवायु श्वसन जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती और 2 एटीपी बनते हैं। तो श्वसन के 2 प्रकार है, एक तो है वायु श्वसन और एक है अवायु श्वसन। वायु श्वसन जिसमें जो O2 की उपस्थिति होती है और 38 एटीपी बनती है, और एक होता है अवायु श्वसन जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती और उसमें जो है 2 एटीपी जो है एनर्जी बनती है। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा जो है सम्मिलित है? तो यह है कोपिया श्वसन। कोपिया जो है श्वसन यह सम्मिलित है। तो श्वसन पथ देखे तो वायु नासिका छिद्र से होती हुई जाती है, मुख, गुहा और फेरिंग्स, फिर कंड द्वार, स्वर यंत्र और श्वास नली और फिर एंड में फेफड़े तक जाती है वायु। तो यह श्वसन पथ वायु पहले नासिका छिद्र से मुख गुहा में, उसके बाद फेरिंग्स में, फिर कंड द्वार में और स्वर तंत्र और श्वास नली, फिर फेफड़ों में। नेक्स्ट मनुष्य में श्वसन दर है। मनुष्य में श्वसन दर कितनी है? तो यह है 17 से 19 प्रति मिनट। श्वसन दर 17 से 19। श्वसन दर जो है स्पीरोमीटर से नापते हैं। श्वसन दर किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो ये नापा जाता है स्पीरोमीटर के द्वारा। तो वयस्क पुरुष में जो है श्वसन दर जो है 14 से 16 बार पर मिनट होती है और नवजात शिशु में श्वसन दर जो है लगभग 44 बार जो है पर मिनट होती है। ये सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? तो औसतन जो है 16 बार। ये सामान्य व्यक्ति 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में औसत श्वास लेता है 16 बार। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है?
हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो ये होती है लगभग 4%। डिटेल है तो हमारी छोड़ी हुई श्वास की हवा में कार्बन ऑक्साइड जो है इसकी मात्रा लगभग 4% होती है, और वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा लगभग, वायुमंडल में देखें तो CO2 की मात्रा होती है 0.4%। रुधिर में CO2 का स्वहन निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो प्लाज्मा में घुली अवस्था में 60% CO2 और बाइकार्बोनेट के रूप में 70% और कार्बेमिनो यौगिक के रूप में जो है 23%। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा अंग जो है वो द्वितीयक श्वसन अंग है? तो ये है मुख, द्वितीयक श्वसन अंग। नेक्स्ट देखें, बाह्य फेफड़े में पाए जाने वाले खंड। तो बाह्य फेफड़ा जो होता है उसमें खंडों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य फेफड़े में ब से बाय, ब से ब, मतलब 2। तो बाह्य फेफड़े में खंडे होते हैं 2। श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह है डायफ्राम। श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी है डायफ्राम। एल्वियोलाई में पाई जाती है, एल्वियोलाई में पाई जाती है। तो ये तल की उपकला के अंदर जो है एल्वियोलाई पाई जाती है। नेक्स्ट है, मुख्य श्वसन तंत्र के किस अंग के तौर पर कार्य करता है? तो ये जो है द्वितीयक अंग के रूप में जो है कार्य करता है। श्वसन किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो श्वसन जो है ये ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक जो है ये प्रक्रिया है। श्वसन श्वसन कैसी क्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो यह क्रेब्स चक्र, RS प्री में आया हुआ है 1999। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद, यह क्रेब्स चक्र। निम्नलिखित में से किस भाग में जो है पाचन एवं श्वसन नलियां जो क्रॉस करती हैं? पाचन और श्वसन नलियां जो है क्रॉस करती हैं किस भाग में? तो ये ग्रसनी, ग्रसनी के अंदर जो है पाचन एवं श्वसन नलियां जो है क्रॉस करती हैं। तो कठोर तालु के विकास के कारण श्वास मार्ग बन जाने से हमारे अंतः नासा द्वार काफी पीछे ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी में मुख्य गुहिका एवं नासा मार्ग मिलते हैं। इस प्रकार ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए जो है सहमार्ग का कार्य करती है। तो ग्रसनी भोजन और वायु के लिए जो है सहमार्ग का कार्य करती है। भोजन को निकलते समय कौन सा भाग जो है इसे श्वास नाल में जाने से रोकता है? तो भोजन को निगलते समय जो है वह कौन सा भाग है जो इसे जो है भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है? तो यह एपिग्लोटिस। ओरोफेरिंक्स मुख्य गुहा के पीछे और कोमल तालु के नीचे स्थित होता है। ओरोफेरिंक्स मुख्य गुहा के पीछे कोमल तालु के नीचे स्थित होता है। यह भोजन के संवहन का जो है कार्य करता है। ग्रसनी का तीसरा या अंतिम भाग, ग्रसनी का तीसरा या अंतिम भाग जो है लैरिंगोफेरिंक्स कहलाता है, जो कोमल तालु के नीचे तथा कंठ के पीछे स्थित होता है। लैरिंगोफेरिंक्स जो है ग्रसिका नामक छिद्र द्वारा जो है ग्रसनली और घाटी द्वारा जो है कंठ में खुलती है। घाटी द्वार एपिग्लोटिस द्वारा जो है ढका होता है, और एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिक्स को ढक लेता है, फलतः जो है भोजन कंठ में नहीं जा पाता।
ग्रसनी की दीवार के पेशियों में संकुचन शीतलन के कारण जो है भोजन ग्रसनी में फिसलकर जो है ग्रास नली में जाता है। तो ग्रसनी की दीवारों की पेशियों में संकुचन और शीतलन के कारण ही जो है भोजन ग्रसनी से फिसलकर जो है श्वास नली में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मेल करना है। तो तंत्रिका तंत्र जो है यह है बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन 4 सही है इसमें। तो तंत्रिका तंत्र जो है बाहरी संवेदनाओं को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और संयोजित तंत्र जो है विभिन्न ऊतकों को जो है जोड़ता है। कंकाल तंत्र जो कि परिचलन में सहायता करता है। और श्वसन तंत्र जो है गैसों का आदान प्रदान करता है। तंत्र का कार्य जो है संवेदनाओं को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। और संयोजित तंत्र का कार्य विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। कंकाल तंत्र का कार्य परिचालन में सहायता। श्वसन तंत्र का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है तो यह 60 dB 60 डेसिबल। तो मनुष्य के लिए जो है मानव ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। तो 8 डेसिबल सर्वाधिक मंद क्षीणतम जो है श्रव्य ध्वनि है। 8 डेसिबल सर्वाधिक मंद क्षीणतम श्रव्य ध्वनि है। 10 डेसिबल सामान्य मनुष्य द्वारा जो है सांस लेने से उत्पन्न ध्वनि तथा पत्तियों की सरसराहट और खरखराहट जो है 10 डेसिबल में 10 डेसिबल होती है। 20 डेसिबल देखे तो इसमें जो अति शांत स्थान की ध्वनि जो है वो 20 डेसिबल की होती है। 30 डेसिबल देखे तो मनुष्य की फुसफुसाहट जो होती है वो 30 डेसिबल होती है। 50 से 55 डेसिबल में जो है नींद में खलल देने वाली ध्वनि जो होती है वो 50 से 55 डेसिबल की होती है। और 60 डेसिबल में जो है सामान्य बातचीत जो ध्वनि होती है सामान्य बातचीत की वो 60 डेसिबल होती है। 90 से 95 डेसिबल मनुष्य के शरीर की नाड़ी प्रणाली में पुनः ठीक न किए जाने वाले परिवर्तन होने लगते हैं। नेक्स्ट 150 dB। तो हवाई पट्टी से उड़ते समय जेट विमान से उत्पन्न शोर जो है 150 डेसिबल का होता है। 150 से 156 डेसिबल यह जो है ध्वनि जो है ये प्राणघातक होती है। 180 से 195 डेसिबल जो है रॉकेट इंजन से उत्पन्न जो शोर होता है वो 180 से 195 डेसिबल का होता है। तो सर्वाधिक मंद क्षीणतम श्रव्य ध्वनि जो है 8 डेसिबल की होती है। सामान्य मनुष्य द्वारा सांस लेने से उत्पन्न ध्वनि और पत्तियों की सरसराहट खरखराहट जो है 10 dB में मापी जाती है। और अति शांत स्थान की ध्वनि जो है 20 डेसिबल की होती है। मनुष्य की फुसफुसाहट 30 डेसिबल की। नींद में खलल देने वाली ध्वनि जो है 50 से 55 डेसिबल की। सामान्य बातचीत के लिए 60 डेसिबल। और मनुष्य के शरीर की नाड़ी प्रणाली में पुनः ठीक न किए जाने वाले परिवर्तन होने लगते हैं ये 90 से 95 डेसिबल। और 150 डेसिबल जहाँ पर जो है हवाई पट्टी से उड़ते समय जेट विमान से उत्पन्न शोर 150 डेसिबल का होता है। और वह ध्वनि जो प्राणघातक होती है वो 150 से 156 डेसिबल की होती है। रॉकेट इंजन से उत्पन्न जो शोर होता है वो 180 से 195 डेसिबल का होता है। नेक्स्ट देखें, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये 30 डेसिबल मनुष्य की फुसफुसाहट। नेक्स्ट, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से जो है सुनाई दे। तो ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच की जो है न्यूनतम दूरी जिससे कि जो है प्रतिध्वनि जो है स्पष्ट रूप से सुनाई दे तो ये दूरी होनी चाहिए 17 मीटर।
ध्वनि का स्रोत और परावर्ती सतह के बीच की दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए, जिससे कि जो है प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। नेक्स्ट देखे तो मिलान करना है, तो इसमें ऑप्शन 3 है। तो ब्रेस्ट बोन तो यह है स्टर्नम। कॉलर बोन, क्लेविकल, नीकैप, पटेला। तो ये हड्डियां कहाँ पर पाई जाती है? तो नीकैप, पटेला और शोल्डर ब्लेड, तो ये स्केपुला। टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? तो ये एक्सरे से। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है उरुअस्थि, उरु हड्डी। मानव शरीर में जो जांग की जो हड्डी है उसे ही जो है, या फिर उरु हड्डी जिसे फीमर बोलते हैं, ये सबसे लंबी हड्डी है। फीमर जो कि जांग की हड्डी है, इसे जो उरु अस्थि भी बोलते हैं।